नमस्कार। आज 8 फरवरी सन 2022 दिन मंगलवार। जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील दादरी विकास खंड विस्तृत शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मन संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी अपने वरिष्ठ पत्रकार एनसाइक्लोपीडिया नोएडा से विनोद शर्मा जी के साथ चुनावी विसात विनोद शर्मा के साथ आज इस सीरीज के समापन कार्यक्रम में आप सबके सामने noedaखबर.com के सौजन्य से उपस्थित हुए हैं। आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगले 48 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसमें हमारी विधानसभा नंबर 61 नोएडा भी आती है, उसमें हम सब मतदान करेंगे और 18वीं विधानसभा के 22 से मुख्यमंत्री का चयन करेंगे, जिसका परिणाम 10 मार्च को आने का। तो उसी सीरीज में हमने चुनावी विसात विनोद शर्मा के साथ हमने ये एपिसोड, जिसका 16वां एपिसोड और समापन कार्यक्रम है, उसमें आज हमारे गणमान्य अतिथि किसान नेता आदरणीय श्री सुखबीर सिंह पहलवान जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सुखबीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्ते। मैं हैंड ओवर करता हूं विनोद शर्मा जी, आप क्वेश्चंस पूछें सर। सुखबीर जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया और ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, ताकि एक जो चुनावी माहौल में सभी प्रत्याशी मुद्दों के बारे में भी जानकारी रख सकें। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको डिस्कशन के बाद वो सबके दिमाग में आते हैं। जी जी जी। आज की इस श्रृंखला में हम ये जानना चाहेंगे जरूर कि आपके पास इतने दिनों में सभी प्रत्याशी आए होंगे और उन जी। प्रत्याशियों के सामने जो मुद्दे उठे हैं, निकल के आए हैं। आपने चूंकि इस चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले ही इतना लंबा आंदोलन किया, जो नोएडा के इतिहास का सबसे बड़ा लंबा आंदोलन था। तो इस दौरान जो लोग आपके पास आए, आपने उनसे दो टूक क्या क्या बातें की, और आने वाले जब जीत के आएंगे विधायक, उनके सामने जो चुनौती है आप किसानों से जुड़ी समस्याओं को हल करने की, वो क्या क्या है? जी देखो जी, अभी हम किसानों का एक बहुत बड़ा संघर्ष हमने किया नोएडा में जी। और जो भी हमारे पास में जनप्रतिनिधि जो बनने के लिए जो वो संघर्ष कर रहे हैं, जो भी हमारे, तो वो उनसे हमने यही बोला कि भैया आप किसान को ना भूलें। और हमने सही मायने में विनोद जी, हमने अपने अस्तित्व के लिए, मुझे पता नहीं कितने परिश्रम से, कितना संघर्ष से, कितना काम होना है। सरकार की अपनी रणनीति होती है, सरकार की अपनी एक विचारधारा होती है, परंतु हमने तो एक मूल को मजबूत करने के लिए कि भाई अगर आप हमारे मूल को ही भूलेंगे, यहाँ नोएडा फला फूला किसानों की जमीन पर फला फूला है, बहुत विस्मय इसके मानचित्र पर छाया हुआ है। तो निश्चित तौर पर हमारे अस्तित्व को कोई भूलेगा, हमारे मूल को कोई परेशान करने की कोशिश करेगा, तो हम तो लड़ने का काम करेंगे निश्चित तौर पर। तो मेरे विचार में सबने इस बात को माना कि किसानों का मुद्दा प्रमुख है और इस प्रमुखता से हम इसको जो है उठाएंगे। और मेरे को ऐसा ही मानना कि अब वो किसानों को इतनी अनदेखी नहीं कर सकते और ना ही करनी चाहिए उनको। तो जो सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में, वो एक तो ये है कि पंचायतें समाप्त हो गई। ठीक है, पंचायतें समाप्त होने का जो असर है, अभी पिछले दिनों चर्चा में सामने आया कि अगर एक गांव में किसी बच्चे का जन्म होता है और पास ही के सेक्टर में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए या हमारे किसी परिजन की किसी की निधन होता है, तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है और सेक्टर के लोगों को शहर में ही वो सुविधा उपलब्ध है। तो एक इतना बड़ा मुद्दा है कि हर आदमी परेशान क्यों है, उनके लिए सिंगल विंडो सिस्टम क्यों नहीं नोएडा शहर में बन जाता। और नोएडा प्राधिकरण जैसा, पहले भी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र नोएडा अथॉरिटी के स्वास्थ्य विभाग में तैयार होते थे, आज भी वो हो सकते हैं अगर ये व्यवस्था मिलकर करेंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और निश्चित तौर पर दूसरी, हाँ जी बताइए, बोलिए। जी बोले। दूसरी बात ये कि जितने भी गांवों में स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हों या पब्लिक स्कूल हों, गरीब के बच्चे या किसान के बच्चों को दाखला सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक एजुकेशन रजिस्टर किसान के बच्चों के दाखिले के लिए और एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर उनके रोजगार के लिए व्यवस्था हो प्राधिकरण में और प्रशासन में। इनके ऊपर आपने जो डिस्कशन किया और लोगों से राय ली, आप इन दिनों में काफी गांवों में घूमे हैं,
तो इसके बारे में भी क्या रहा, क्या क्या आपकी राय है? सच्चाई में लोगों ने यही बोला कि भाई हमें लड़ाई अपने विकास के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, कहीं खेल के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, कहीं एजुकेशन के क्षेत्र में हमें जो है आगे बढ़कर देश का एक जो है अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है हमें। जो हमें करना चाहिए था, जिसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए था, उसके लिए तो हम संघर्ष कर नहीं पा रहे हैं। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम सारा सब कुछ छोड़कर अपने घर के लिए लड़ रहे हैं। एक ऐसे घेरे में हमको ऐसे सर्किल में लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। सही बताऊं विनोद, यहाँ का शोषण रुकने वाला नहीं है। जिस तरह के कानून बना बनाकर ये जो है, आप देखेंगे आज भी आए दिन नोटिस चस्पा हो रहे हैं। कहीं कोई दो कंपनी आता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ काम करता है, तो वो नहीं होने देते उसको। कानूनन वो नहीं कर सकता। कहीं नक्शा नीति है, कहीं उस पे घरों पे नोएडा नाम दर्ज हुए पड़े हैं। हर तरह से चारों तरफ से ऐसा एक सर्किल बना दिया है कि आपका किसी का शोषण सुनिश्चित कर दिया है। आगे आने वाले आते रहो और शोषण करते रहो, आपके लिए सब कुछ खुला पड़ा है। तो सही बात है कि हमें शिक्षा के लिए जो स्कूलों में हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो यहाँ फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, जो उद्योग धंधे यहाँ लगे हुए हैं, उनमें जो हमें काम करने थे, निश्चित तौर पर हमारा उद्योग तो खत्म हो ही गया। हमारा उद्योग था और खेती आज हमारे पास में नहीं है। सच मानो, आप सर्वे करा लो, गांवों में ज्यादातर बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। अब वही है कि खाली छोड़ोगे, बच्चों को कोई रोजगार मिलेगा तो खाली मन शैतान का घर। हाँ, बिल्कुल। जो है बच्चों की प्रवृत्ति जो है, जिस दिशा में हमको ले जाना चाहिए था, जिस दिशा में काम करना चाहिए था, उनको रोजगार देकर उनको एडजस्ट करना चाहिए था, वो काम हम नहीं कर पा रहे सही रूप में। और जनप्रतिनिधि भी हमारे उस क्षेत्र में रुचि उस रूप में नहीं लेते। एक तो भोले भाले के नाम है। जी जी, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि ये मानवीय उत्पादक, जो एक अर्थशास्त्र में शब्द है ये, हाँ जी, जो हाँ जी। मानवीय उत्पादक यानी जो मनुष्य है वो कितना फर्टिलिटी है, कितना वो कर रहा है, बेरोजगार है या रोजगार कर रहे हैं, उसका हर गांव में सर्वे हो, उसका सर्वे रजिस्टर बने, तो तब असलियत सामने आएगी कि कितने लोग बेरोजगार हैं और किस उम्र से हैं। इसके ऊपर विशेष प्रयास आप लोगों को मिलकर करना होगा। जब एजेंडा आप तैयार करेंगे, जब डिस्कशन के लिए जो नई जनप्रतिनिधि के सामने रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर कुछ ना कुछ काम जरूर होगा, नहीं होगा तो उस पर फिर आगे की रणनीति आप तय करेंगे। तो ये जो एक जो मुद्दे निकल के आ रहे हैं, और बात जो हमारे दिमाग में भी आती है और आपके भी दिमाग में आ रही होगी कि हर सेक्टर में एक सुविधा है खेल के मैदान की, पार्क की जी। और सबसे बड़ी बात है भूमिहीनों के लिए कुछ योजनाओं की। लेकिन क्या किसानों की जमीन गई, उनको चलो आपने कोई रियायत तो दी नहीं, प्लाट मिला कोटे का कोई बात नहीं, लेकिन अब 10% जमीन अब मिली है, लेकिन 76 से 97 के लोग जो थे उनको तो वो भी नहीं मिला। लेकिन भूमिहीनों के लिए क्या योजना है? आज भी आप बाहर से जो वेंडर्स आ रहे हैं उनके लिए योजना ला रहे हो, लेकिन किसान के साथ जो किसान की ऊपर आधारित थे उन भूमिहीन लोगों के लिए क्या किया? निश्चित तौर पर भविष्य में आप देखेंगे कि हम सारे आंकड़े उपलब्ध कराएंगे ये कि हमारे गांवों में कितने बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे हालात क्या है। आप ये सारे रजिस्टर हमारे पास में भविष्य में आप देखेंगे और निश्चित तौर पर हम जो है बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर, आप जैसे लोगों के साथ मिलकर इस दिशा में हम काम करते नजर आएंगे पक्का। जी। हो रही बात जनप्रतिनिधियों की, तो सही रूप में जो काम करना चाहिए था कहाँ कर पाए उस रूप में, उस तरह से भोले भाले लोगों को पता भी नहीं होता कि तुम क्या, किस अवसर से, क्या आपके लिए क्या अवसर है, आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। गांव के लोगों को कहाँ इतना पता होता उस तरह से। भोले भाले लोग अब थोड़ा पढ़ने लिखने लगे, नहीं तो गांवों में वही अनपढ़ श्रेणी के वही, इसलिए तो सब यहाँ शोषण जारी है और क्या है।
आपस में अविश्वास है, आपस में बांट देना, जाति पाति में बांट देना, वर्गों में बांट देना, गोत्रों में बांट देना, बांट बांट कर आज भी वही शोषण जारी है जो कभी पहले अंग्रेज किया करते थे। आज भी वही जारी है सब कुछ। उसके अलावा और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। खास लोग आम आदमी का वही बस खटमल बनकर खून चूसने वाला काम हो रहा है चारों तरफ, चाहे तो अधिकारी है, चाहे और कोई नेतागण है। आम आदमी की कोई सही रूप में सुध लेने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर हमें खुद काम करना होगा, और आप सही कह रहे हैं, हमें ही आगे बढ़ना होगा। कुछ लोगों को तो ऐसे ये काम करने ही पड़ेंगे उस तरह से, ताकि हम सारे आंकड़े सुलभ करा दें, और तब आगे हम जो आगे जनप्रतिनिधि बढ़े उसके सामने हम ये सारा बायोडाटा रख सके। जी देखिए, आपने 5 साल बसपा का शासन देखा, 5 साल सपा का शासन देखा, और 5 साल बीजेपी का शासन देखा। जी। तो जो बिल्डरों की और बायर्स की जो समस्या खड़ी हुई है, आप क्योंकि शुरू में उन गांवों में आपकी जमीन भी थी, तो ये जो आज लोग परेशान हैं, आप बताइए कि इसमें गलती किसकी है? प्राधिकरण के अधिकारियों की है कि जो ऊपर बैठे लखनऊ में बैठे अधिकारियों की है, या मूल कारण आप भी जानते हैं, और हम लोग तो खैर क्योंकि स्टडी करते रहते हैं तो आपके जरिए ज्यादा बेहतर जानकारी मिलेगी। अच्छा ये बताओ, एक बात तो निश्चित है, बायर्स की तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल। वो तो बेचारा किस्त भर रहा है। हाँ। उसके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई है, ये तो निश्चित है। बिल्कुल। अब नेता, जनप्रतिनिधि या अधिकारी, किसकी कमी से हुआ सब कुछ? किसने ये तालमेल करा है? किसने ये जो बीच में घोटाला करा है? कितने घोटाले नजर आए हैं? कितना सब कुछ आपके सामने सब कुछ है। ये तो निश्चित है कि आम आदमी का था, उस जो बायर्स जो थे, जो जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं, उन बेचारों को तो कोई दोष है ही नहीं। उनका क्या दोष है? भोले भाले लोगों को तुमने जो है बगैर पैसे देकर उनको जो है जमीन दे दी, आज उनकी रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने आपके पैसे नहीं दिए हैं। फ्लैट खरीदने वाले फिर वो लटके पड़े सबके सब। तो चारों तरफ मैं वही कह रहा हूं, मध्यम वर्ग जो दिन रात मेहनत कर रहा है, मेहनत कश आदमी, उसको आगे बढ़ाने की बजाय उसको पीछे ही घसीटने का काम हो रहा है। ये पता नहीं कौन से भारत का निर्माण हो रहा, मेरी समझ में बात आती नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं चीजों को। अच्छे भारत का निर्माण तो नहीं होगा इस तरह से, जब आप मेहनत कश आदमी को, जब आप योग्य आदमी को आगे नहीं बढ़ाओगे, उनको अवकाश नहीं मिलेगा, तो क्या निर्माण करने जा रहे हो आप? एक तरह से दम घुट रहा है आम आदमी का। वो कितनों को फ्लैट नहीं मिले हैं, कितनों को जो है रजिस्ट्री नहीं हुई है, परेशान है। किसी को क्या है? सरकारें सबकी आई है, सबने अनियमितता बरती है, इस तरह से सब आपके सामने सब कुछ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी भविष्य में जो भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि बने, बाकी तो सब नीचे का, आप बताए रहे, नीचे का सब सिस्टम खत्म कर दिया है, प्रधानी खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, कोई लोकतंत्र नहीं है यहाँ। एक आम काम, एक छोटे से काम के लिए आप सीधा विधायक के पास ही जाओगे, और कोई बीच में कड़ी नहीं है। बीच में कोई कड़ी नहीं है कि हम किसी की बीडीसी या प्रधान या और कोई जिला पंचायत, कोई भी उसके माध्यम से हम जो है अपना काम करा सके, अपनी बात रख सके। आम आदमी पर अपनी बात रखनी आती है क्या? नहीं आती ना जी। नहीं आती। कौन रखे? मैं कौन हूं रखने वाला? कोई कौन है रखने वाला? जनप्रतिनिधि होते थे, प्रधान होते थे, वो उसको लेके उसको वोट देते थे, जाकर अपना काम वो भी करा लेते थे। परंतु आज नहीं होता। तो यहाँ लोकतंत्र प्रणाली सब ध्वस्त पड़ी है, और जो जिस पर काम होना चाहिए निश्चित तौर पर। इसमें भी 2 सवाल उठते हैं। एक तो नोएडा प्राधिकरण का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, उसमें जनता की भागीदारी बोर्ड में, दूसरे नोएडा शहर और ग्रामीण क्षेत्र की एक ऐसी बॉडी का गठन, एडवाइजरी बॉडी जिसे बोलते हैं, उसका गठन हो, ताकि वो समस्याओं की स्टडी करे, और हर महीने उनके साथ या 3 महीने में उनके साथ अधिकारी मीटिंग करें, समस्याओं का जायजा लें, और उसके बाद उस पर अमल करें, और हर 3 महीने बाद उसकी समीक्षा हो।
क्या ऐसा नहीं होना जी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब आप देखेंगे, आप हमारा ये जिला अस्पताल जी कितने कितने सौ करोड़ में बना है? बिल्कुल, लगभग 600-700 करोड़ का। 2000 है। ये वाला जो 30 वाला 700 करोड़ का है, हाँ, और 30 वाला 39 वाला 2000 करोड़ का है। 2000 करोड़ का। हम्म तो क्या हो रहा है, आप जाकर देखो, हम्म सही रूप में किसी मरीज का कोई इलाज नहीं होता। हम्म अगर वो ज्यादा सीरियस है तो उसको यहाँ से सिर्फ वो यहाँ से दिल्ली भेज देते हैं, रेफर कर हम्म देते हैं बस। बाकी हाँ, सब पूरी इमारत टूटी पड़ी है। कोई डॉक्टर सही रूप में वहां, वो नर्सें जो है जाते ही, जो एक दो है, वो जाते ही बस उसको ग्लूकोज की एक बोतल वो लगा देंगी बस, और बस वो इलाज है वहां, और कोई इलाज नहीं है। हम्म आम आदमी का जीवन नरक नरक की तरह कर रखा है। बिल्कुल हम्म बिल्कुल ये सब होना चाहिए, और इस हम्म तरह की समिति बननी चाहिए। हम्म बुद्धिजीवी वर्ग को सामने आकर इस तरह की व्यवस्था, इसमें हमें सहयोग करना चाहिए। और समय समय पर निरीक्षण परीक्षण उसका होना चाहिए कि अभी नोएडा में आखिर हो क्या रहा है, हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से लूट किस तरह मची हुई है। पैसा हर आदमी दे रहा है नोएडा के विकास के लिए, हम्म टीएम कराते हैं, लाखों रुपए देते हैं, हम्म अनेक तरह के टैक्स देते हैं। हो क्या रहा है, हम हम्म भी तो प्रसन्न नहीं करते हैं। हाँ, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु कितने बुद्धिजीवी हैं, वो एक तरफा चलता रहता मामला ऐसे ही, जिधर से हम्म अपना स्रोत, वो स्वार्थपरक जीवन जो है, वो परमार्थ वाला जीवन कहाँ गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे हम्म सन्तु निरामया, सर्वे हम्म भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मेरी तो ये हम्म संस्कृति थी, मेरी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम वाली संस्कृति थी। कहाँ रह गई? हम हम्म हमारे आय मूल्यों में गिरावट आती चली जा रही। क्या है मूल्यों में गिरावट? यही तो है मूल्य, और हम्म क्या है? मानवीय मूल्यों में कमी आ रही है, और क्या है? हम्म हमारे साधु संतों की बातें, हमारे ऋषि मुनियों की बातें, हमारे शिक्षाविदों की बातें, जो पाती हमको लिख कर गए थे, हम कितना उन पर जो है काम कर पा रहे हैं, कितना अपने हम्म आप को डांट पा रहे हैं, मालूम नहीं है क्या? हम्म कृष्ण के सामने दोहराया आया था, मोह मोह हो गया था, अपने कर्तव्य को भूल गया था। भाई बंधु सामने खड़े हो गए थे, और क्या था, दोहराया हम्म सामने था। कृष्ण जी ने ये कही थी, भैया ये जो है, ये अवैदिक कर्म है, ये वैदिक कर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, हम्म ये अधर्म है। जहां तेरे अपने हम्म खड़े हो गए, वहां तू कर्तव्य से विमुख हो गया, तो निश्चित तौर हम्म पर रास्ते में जीवन के रास्तों पर चलते हुए इस तरह की समस्याएं आती हैं। कहीं हम्म प्रलोभन धकेल देता है, कहीं हम्म प्रभाव धकेल देता है, कहीं जो है, हाँ, उसका स्वभाव भी इसको ले बैठता है कि उस तरह से। तो हम्म वही है कि हमारे शास्त्र निश्चित तौर पर कहीं संविधान में कमी, कहीं किसी में कमी, कहीं राम के हम्म वो वैदिक स्वरूप को, उसकी मर्यादाओं को हम संविधान में स्थापित नहीं कर पाए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम जगह नहीं दे पाए। मनु का हम्म वो विधान हम, हम्म जो सारे संसार को लौ दिया, उसको हम अपने बच्चों को गौरवशाली भारत के हम दर्शन नहीं करा पा रहे। एक हम्म गौरवशाली परंपरा को हम आगे नहीं ला पा रहे। हम वही हम्म छोटे छोटे स्वार्थों में पढ़कर अपने हम्म जीवन को तो बर्बाद कर ही रहे हैं। पदार्थों के हम्म चक्कर में पड़कर हम जो है दूसरों के जीवन को भी, हम कोई शिक्षा भी नहीं दे पा रहे उस तरह से। तो निश्चित हम्म तौर पर आप जैसे कर्मठ लोगों को, ऐसे हम्म कुछ बुद्धिजीवियों को इस नोएडा क्षेत्र में, जो टॉप, जो विश्व की एक माना वह शहर है, ये विश्व के हम्म उसमें छाया हुआ है। यहाँ की अथॉरिटी भी बड़े पैसे वाली है, टपकती हुई अथॉरिटी है। तो निश्चित तौर पर बुद्धिजीवियों को जरूर इस पर काम करना, वर्क करना पड़ेगा, और हम्म ऐसे लोगों को आगे आना पड़ेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा सब अपने समाज हम्म के लिए। यहाँ से एक नया नया आयाम, एक नया विकास, हम्म एक नई परंपरा का यहाँ से हम एक शुरू कर सकते हैं उस तरह से, निश्चित तौर पर। अतुल जी मैं तो कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, अतुल जी। जी 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 सुखबीर जी, आप पहलवान हैं, जी और सीधी बात मैं आपसे करूंगा, साफ सटीक स्पष्ट संपूर्ण रूप से, क्योंकि जी दाव पेच आप खेलते हैं अपने अखाड़े में, और दिखाते हैं। खिलवाते भी होंगे। हाँ। जी जी तो जी क्या जी 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 एक जी दाव पेच राजनीति के अखाड़े में आपका इंतजार नहीं कर रही? क्योंकि देखिए, समस्या का की श्रृंखला, समस्या की सूची तो हम ये अविरल गंगा की तरह बह जाएगी, लेकिन हमें समस्या के साथ समाधान पे भी बात करनी है। और क्या हम एक नया राजनीतिक अखाड़े में
माननीय सुखबीर पहलवान जी को दाव पेच खेलते हुए कब देखेंगे? क्या वो 2024 होगा या 2027 होगा? व्यक्तिगत तौर पर मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि जो तोड़ है दुनिया का उसी तोड़ से बोलो, और ये बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। सुखबीर साहब। जी, जीवन एक संघर्ष है, नो लाइफ विदाउट फाइट। और मुझे यहाँ सिर्फ संघर्ष करना है, मुझे अपने मूल के लिए लड़ना है। मैं सिर्फ लड़ना चाहता हूं, और निश्चित तौर पर एक नई सोच अपने बच्चों को, जितना भी मुझ में है, मैं तो पहलवान हूं, कभी पीछे हटना पड़ता है, कभी अटैक करना पड़ता है, वही पहलवान अच्छा होता है। ठीक है, आप जिस तरफ ले जाना चाहते हैं, मेरा उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। मैं सिर्फ मैं समझता हूं कि थोड़ा समय है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, और मैं चाहता हूं मैं अपने बच्चों को एक अच्छा सबक दूं। एकता मेरा सूत्र है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो बनांसी जानता हूं, देवा भागम यथा पूर्वे समझनाना उपासते। अगर आप सुख चाहते हो तो निश्चित तौर पर संगच्छध्वम एक साथ चलना सीखो। आप हर समस्या का समाधान उसमें खोजोगे। एक साथ चलना ही काफी नहीं है, एक बोली बोलना सीखो। एक बोली बोलनी ही काफी नहीं है, मन से भी एक वाले होकर रहो। आप ढेरों समस्याओं का समाधान करते नजर आओगे। सांसद ना करे, विधायक ना करे, अलग बात है, परंतु जब एक साथ चलने वाले बनोगे, ढेरों समस्याओं का आप समाधान करोगे। हमारे डॉक्टर साहब ने भी यही बोला था। डॉक्टर ये अपने अरे संविधान के क्या नाम बाबा है? साहब भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी यही बोला था कि कमजोर लोगों को कभी न्याय नहीं मिलता, उनको पहले संगठित होना पड़ेगा और अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा। मेरा ऐसा ही मानना है। निश्चित तौर पर आप ऐसा ही देखेंगे कि मैं नहीं जानता मैं कितना कर पाऊंगा, पर परमात्मा इस बात का साक्षी है कि मैं सच्चाई के बल पर, धर्म यही है, धैर्य रखो, और धैर्य के साथ में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आप काम करो। ऐसा नहीं है आप ढेरों काम करोगे, वो एक रास्ता है। आपने एक रास्ता बताया, राजनीति का अखाड़ा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राजनीति भी एक धर्म है, धर्म की राजनीति हो बहुत अच्छी बात है, पर धर्म में राजनीति ना हो वो भी एक बात है। धर्म क्या है? हम उन मायनों को भूल गए। धृति क्षमा दमस्ते सौसमिद्रि निग्रह धीर विद्या सत्यम करो दशकम धर्म लक्षणम। इसमें कहाँ है समस्या? है कहाँ इसमें? धैर्य रखना। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जीवन के क्षेत्रों में चलते हुए आपको अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं मिलेंगी। आप संघर्ष जारी रखिए। आप भी संघर्ष, विनोद जी आप भी संघर्ष जारी है, डॉक्टर साहब आप भी संघर्ष जारी रखिए। सुखबीर जी आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। सुखबीर पहलवान जी हैं कौन? धर्मगुरु, किसान, पहलवान या भविष्य के नेता? कृपया स्पष्ट करें, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सुखबीर पहलवान जी हैं कौन? मैं अखाड़े में जब बच्चे आते हैं तो मैं उनको सबसे पहले यही बोलता हूं कि वेद में सबसे पहले ऐसा बोला है कि मनुर्भव, आप मनुष्य बनो। मैं यही बोलता हूं, पहलवान बनना या मत बनना, सबसे पहले मनुष्य बनना। जो मनुष्य नहीं है, जो मानव नहीं है, वो दानव है। और दानव हमेशा, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, चाहे वो इंजीनियर बन जाए, चाहे टीचर बन जाए, चाहे प्रोफेसर बन जाए, चाहे लेक्चरर बन जाए, चाहे और वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे और कोई कुछ बन जाए, दानव हमेशा समाज का शोषण करता है। हम जिस लायक हैं, जीवन के विभिन्न उस संघर्षों में गुजरते हुए हम जिस लायक भी बनेंगे, सबसे पहले आदमी को मानव बने रहना है। रास्ते में, ये तो रास्ते की सामग्री है। आपने कब सोचा था कि आप इतने बड़े जो है पत्रकारिता का वो एक दायरा लेकर चलेंगे? पर आपने इस मुकाम को हासिल किया, और आज आप प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं तो पहलवान आदमी, मुझ में इतनी सामर्थ्य है कहाँ? निश्चित तौर पर मैं मानव बनना चाहता हूं। मानव के बाद जो बने वो अलग बात। ओके, सबसे पहले मानव बने। इस चर्चा में एक चीज निकल के आई है, चाहे किसान नेता बनो, चाहे राजनीतिक अखाड़े में कहीं जाओ, कोई भी, मैं यही चाहता हूं मेरे बच्चे भी
मैं एक सीख देनी चाहता हूं कि मेरे बच्चे यहाँ के आप देखेंगे, आपको बहुत अलग 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 क्षेत्रों में सहयोग करते नजर आएंगे। आगे आगे आप देखेंगे। इस आप उसको चर्चा में हमें एक चीज समझ में आई है कि एक प्रेरणा स्थल है नोएडा में। उस प्रेरणा स्थल से आपको बहुत शक्ति मिलेगी। जी, वो प्रेरणा स्थल है नलगढ़ा में शहीद भगत सिंह की कर्मस्थली। मैं बैठ कर आया हूँ वहां। और वो कर्मस्थली ऐसी है जहां पर क्रांतिकारियों ने आजादी की ताना बाना बुना, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। जी, और वही जगह आने वाले दिनों में एक शक्ति पुंज बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। और आने वाले दिनों में उस जगह पे अगर उसको केंद्रित करके लोग अपने अधिकारों की शुरुआत करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जो अधिकार हैं उनको कोई नहीं छीन सकता। मैं विनोद जी, मैं वहां गया था और मैं बहुत देर बैठा रहा, बड़े शांत बैठा रहा। वास्तव में आपने बिल्कुल सही बात कही। एक विशेष ऊर्जा वहां से मिलती है। ऐसी ऊर्जा मिलती है, एक नौजवान 22-23 साल का नौजवान अपने कर्तव्य की वेदी पर, उसने नहीं कुछ सोचा। उसको एक साथी ने बोला कि भाई आपको निकाल सकते हैं हम यहाँ से। बोले नहीं, पहले ये उसका आकलन कर लो कि मेरे जाने में फायदा है या मेरे जीने में फायदा है। अब तो निश्चित तौर पर उन्होंने ऐसी हस्ती, ऐसी बुलंद सोच, ऐसे हमारे वो शहीद, वहां से एक जनून हमको मिलता है। वहां मैं बैठा था और बैठकर मैं अपने साथियों को ले गया था। आओ बैठो, बस यहाँ बोलना मत कुछ भी, सिर्फ बैठो और विचार करो क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है। तो विनोद जी, आपने सही पकड़ा है। वहां से एक विशेष प्रेरणा हमको मिलेगी भविष्य में भी, और मैं बार बार अपने बच्चों को वहां लेकर जाऊंगा। आपने बिल्कुल सही बोला है, मेरे मन की बात बोली है। मैं वहां बिल्कुल लेकर जाऊंगा बच्चों को। अच्छी प्रेरणा, सच्ची प्रेरणा, धर्मपरायण, अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलने वाली प्रेरणा वहां से मिलती है। आदमी कुछ भी मन हो, जाने को तो बस मन है। मन जिधर कहते भी तो शरीर तो गुलाम है, जिधर वही है। परंतु एक निश्चित तौर पर एक वेद का मंत्र बोल दूं मैं जी। हाँ, बोलिए। सप्तुमिव तुतना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्र सखाए सख्यानि जानते, भद्रे साम लक्ष्मी निहिता दिवाचे। सत्तू को खाने से पहले, जैसे सत्तू को खाने से पहले उसको छन्नी में छान छान कर देख लेते हैं कहीं कोई अभक्ष वस्तु पेट में ना चली जाए, ऐसे ही समझदार व्यक्ति बोलने से पहले मंत्र रूपी छन्नी में छान छान कर बोलता है। वही ऐसे लोग ही मित्रता बनाए रखने में समर्थ होते हैं। वे उन्हीं की वाणी में शोभा संपत्ति ये वास करती है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले मानव का निर्माण हो, उसके बाद आप किसी भी क्षेत्र में जाओ। क्यों विनोद जी? आप राजनीति करो, आप कुश्ती कराओ। फिर अगर मानव नहीं है, कुश्ती कराता है, तो आपको मालूम है पहलवान क्या क्या करा देते हैं। कई कब्जे करा देते हैं, कहीं कब्जे तोड़ा देते हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं कराते? क्या क्या वो पहलवानी, बिल्कुल। वो भी जब राजनीति का समय आता है खूब काम आते हैं पहलवान। परंतु ये सब बदलाव हो सकता है। इन सब में बदलाव हो सकता है जब आप मानव है। अगर मानव नहीं है तो वो, मैं कह रहा हूं कलेक्टर बन जाओ ना, कोई कितना बड़ा मंत्री बन जाओ, अगर उसमें मानवता नहीं है तो वो फिर वो शोषण करेगा बस, निश्चित तौर पर। बिल्कुल। अवकाश तो सबको है, उकाश तो सबको है, ठीक है। जैसी बुद्धि हो जाएगी, जैसा मन हो जाएगा, आप जो भी आपको क्षेत्र मिले। मैंने कब मैं तो ऐसी कूद गया, ऐसी बस ऐसे ही। पहले वो डंपिंग ग्राउंड, पहले अपना अखाड़ा चलाता था। अखाड़ा तो मेरा अब भी चलता है। निश्चित तौर पर आप देखेंगे, कभी आओ बैठो ना, पहलवान भी बनाता हूँ और समाज को भी काम कराता हूँ उनसे, मैं उन बच्चों से। कभी दहेज के खिलाफ उनको लेके जाता हूँ, कभी गुटखा और बीड़ी सिगरेट इनके खिलाफ उनको अभियान चलाता हूँ। गुटके गांव गांव मैंने पंचायत करी थी। तो उनका एक बदलाव करने की कोशिश है, मन बदलाव करने की, मन में बदलाव हो, थोड़ा सोच में बदलाव हो, उस तरह से। समाज निर्माण की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम समाज विज्ञान में पढ़ते हैं कि समाज कैसे निर्माण होता है। उस निर्माण में अलग अलग तत्व होते हैं, और इन तत्वों में यह भूमिका भी रचनात्मक है कि आपने उनको, पहलवानों को तैयार किया और उसके बाद उनको एक सामाजिक सद्भाव और बुराइयों को जो जिस तरह की हमारे समाज में फैली उनको दूर करने का प्रयास किया है। बहुत बड़ी बात है।
अब एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सवाल हमारे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। वेदों में प्रकृति की पूजा है और जी प्रकृति में हमारे इर्द गिर्द कई चीजें हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे इस शहर के दोनों तरफ, एक तरफ यमुना नदी है, एक तरफ हिंडन नदी है, ओ, उनके संरक्षण की बात कोई नहीं करता। चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, या हमारा ये नोएडा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कोई भी प्रशासन हो, नदी को मरते देखना इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। जब नदी मरती है तो हमारी सभ्यता का नाश होता है। तो नदी को जी बचाना, इस पुण्य कार्य में आप लोग किस तरह का योगदान करेंगे, और जो प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं उनसे किस तरह की अपेक्षा करते हैं दोनों नदियों को बचाने की, यमुना और हिंडन? जी। देखो जी विनोद जी, निश्चित तौर पर प्रश्न तो सारे चारों तरफ ऐसे ही हैं। प्रकृति को हमें बचाना चाहिए। हम जहां सांस ले रहे हैं, जहां हम जो हम पानी पी रहे हैं, जैसा हम खाना खा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नदियों को भी माता बोला गया है हमारे शास्त्रों में। बिल्कुल। माता निर्माता भवती, ये हमारा निर्माण करने वाली होती थी। परंतु सच्चे सच्चे तौर पर हमने कौन सा विकास, किस विकास की हम बात करते हैं? हमने अपना खाना पीना, अपना सब कुछ, जबकि हम कहते थे जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। मन। तो निश्चित तौर पर जब हमें खान पान ही, जहां से हमारा निर्माण होता है, माता निर्माता भवती, नदी हमारी माता, हम माता कहते हैं नदी को जी, और माता हमारा निर्माण करती है। जब निर्माण करने वाली को ही हमने इस तरह से प्रदूषित कर दिया है, तो क्या समझ रहे हैं आप? कौन से विकास की बात कर रहे हैं? इतने इतने बड़े बड़े विनाश के हमने खड्डे खोद लिए हैं, चारों तरफ हमने जो है पता नहीं कौन सा विकास कर लिया है, हमें तो पता ही नहीं लगता। संस्कार नाम की चीज नहीं रह गई है। हर चीज में आप देखोगे, और मूल्यों में गिरावट क्या है, यही तो है। और जो कहते हैं भाई मूल्यों में गिरावट आती चली जा रही है, और क्या है? आदमी की सोच इस तरह की हो गई है, बहुत संकीर्ण सोच हो गई है। आज एक बड़ा अफसर भी, वो भी आत्महत्या कर लेता है, तो ये किसका असर है? आम आदमी जिसमें दिमाग नहीं है वो ऐसा कुछ कदम उठाए तो बात समझ में आती है। तो ये क्या है? तो ये मन कैसे हो गए हैं? तो ऐसा बोला था महर्षि चरक ने, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा नहीं, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा व विचिकित्सा व साथ ये तत्र ब्रह्मणा समदर्शनो युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामासु यथाते तत्र वर्तेरन तथाते तत्र वर्ते था। एस आदेश, एस उपदेश, एदत अनुशासनम, एदत वेदो अनुशासनम बोलता है। जब कभी आपके सामने संशय हो जाए, महर्षि चरक कहते हैं इस बात को जी, जब कभी आपके सामने संशय हो जाए, अत्यधिक कर्म विचिकित्सा, वह विचिकित्सा, मन में संशय हो जाए, आपको ये जानना पड़े कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, तो बोलता है उस समय जो आपके सामने समदर्शी है, जो ब्राह्मण है, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो धर्म से युक्त है, उनसे पूछ पूछ कर काम करना, तो निश्चित तौर पर मार्ग मिलेगा। और जरूर हम आप लोगों से संपर्क में रहेंगे, आपसे जरूर पूछेंगे, और निश्चित तौर पर चारों तरफ सहयोग की एक भूमिका में खड़े होंगे। अच्छा, मैं अब चलते चलते, हम लोग अभी 3 मिनट बचे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर ये पूछें आपसे कि किसानों का एजेंडा, जो नोएडा में रहने वाले किसान है या भूमिहीन है, उनके 6 पॉइंट कौन से हैं महत्वपूर्ण, जिसको आप चाहते हैं कि इनका समाधान हो, एक एक करके बताएं। भूमिहीन है, क्या क्या बताया जी आपने? भूमिहीन जो किसानों के साथ जुड़े परिवार थे, जिनके खेत ही नहीं थे, किसान और भूमिहीन, उनके अधिकारों के लिए क्या क्या 6 मुद्दे हैं आपके पास? अच्छा जी, ये बताओ, एक किसान, उसके पास कुछ जमीन होती थी, उसके साथ में चाहे वो कुम्हार का काम करने वाला है, बर्तन बनाने वाला है, चाहे वो जूती सीने वाला है, चाहे कोई दूसरे काम करने वाला है, आपको मालूम हो विनोद जी, सबके पास 5-5 किलो अनाज जाता था घर घर से। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हमारे साथ काम करते थे। जैसे ही हाँ। फसल उठती थी, जैसी फसल उठती थी, तो उसको भी उसका हिस्सा मिलता था। वो उसी पर आधारित थे हमेशा उनके जीवन।
जी। हाँ उसी उसके जीवन आधारित थे, हम्म, तो उनका भी निश्चित तौर पर उनके लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो, उनके हम्म, बच्चे भी और बढ़े, उन्होंने भी अपना यहाँ जीवन लगाया है, यहाँ के वो भी हम्म, किसान रहे, हम्म, उनके लिए भी रोजगार की व्यवस्था हो, उनके बच्चों को भी पढ़ाने की व्यवस्था हो, ताकि वो हम्म, भी भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। ऐसा हम्म, नहीं है। जब हम्म, आप शिक्षा के आवरण, जब शिक्षा से सबको अलग का एक लिखता है, जब शिक्षा से ऐसे कितने मनीषी संत योद्धा हम्म, शिक्षा के अभाव में मुंह ढके ही चले जाते हैं। यदि उनको भी हम्म, शिक्षा का विशेष योगदान, शिक्षा का उनको अवसर मिले, प्रकाश हम्म, मिले, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म, तो सच्चे तौर पर उनका भी विकास होना चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ाई मिली, उनको भी रोजगार मिले, पढ़ाई के उनको भी हम्म, अवसर मिले, उनको भी रहने हम्म, सहने की व्यवस्था हो। मकान हम्म, नहीं है तो उनकी जो अब 2022 तक मकान देने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम्म, उनका उनके हम्म, लिए होना चाहिए। आज बिल्कुल। किसान भी और मजदूर भी सही रूप में परेशान है। हम्म, जब तक, ये तो हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने बोला ना, अगर हम्म, भारत की दशा सुधारना चाहते हो तो किसानों हम्म। मजदूरों को देखना पड़ेगा, गांवों हाँ, की अब गलियों संक्षिप्त में। में कहिए, केवल 1 मिनट बचा है, बस संक्षिप्त में समाप्त करें, 30 मिनट, 30 सेकंड में। जी 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 जी। हम्म, यही मैं ये बता रहा था कि जब हम्म, तक सही रूप में हम्म, निचले तबके का, जो हम एक एक भारत, ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जो ये बोला है कि योग की वरीयता ही लोक मर्यादा की रक्षक बन सकती है। जी जी। जब तक हम योग को वरीयता नहीं देंगे, तो हम्म, योग्यता किसी कोई ऊंचे घराने में या उसमें ऐसा कुछ नहीं है। योग्यता हम्म। कहीं भी, बस उसको तराशने की देर है। तो निश्चित तौर पर हाँ, हमें, आपने आपने जो है समय दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, इसलिए हमारा बीच में रोकना जरूरी हो गया है। आपने बहुत जी जी, समय दिया और बहुत अच्छी बातें हुई। आगे भी इस तरह की बातें जारी रखेंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद अतुल जी। धन्यवाद। धन्यवाद सुखबीर जी।